हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का मॉडल सेट का प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो इसमें कुल 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है और आज हम तीसरे नंबर सेट का प्रैक्टिस करवाएंगे। इससे पहले मैं 2 सेट का प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। यह वीडियो एएनएम की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एएनएम की परीक्षा अगले ही माह में जनवरी को 3 पालियों में होने वाली है, 5 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी को। तो समय बहुत कम बचा है, इसलिए परीक्षा की तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाइए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 का प्रश्न नंबर 1 से। नर्सों के लिए अमेरिकन नर्स एसोसिएशन आचार संहिता में क्या शामिल है? नर्सों के लिए अमेरिकन नर्स एसोसिएशन आचार संहिता में क्या शामिल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रावधान 1। नर्स प्रत्येक व्यक्ति की अंतर्निहित गरिमा, मूल्य और द्वितीय विशेषताओं के लिए करुणा और सम्मान के साथ व्यवहार करती है। यह तो सही हो जाएगा। दूसरा है प्रावधान 2 में नर्स की प्राथमिक प्रतिबद्धता रोगी के प्रति, चाहे वह व्यक्ति, परिवार, समूह, समुदाय या जनसंख्या हो। यह भी सही है। और तीसरा है प्रावधान 3 में नर्स रोगी के अधिकारों, स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देती है, उसकी वकालत करती है और उसकी रक्षा करती है। यह भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्या था? नर्सों के लिए अमेरिकन नर्स एसोसिएशन आचार संहिता में क्या शामिल है? तो यह तीनों शामिल हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जन्म देने वाले माता पिता के लिए स्तनपान की सिफारिश नहीं की जाती है, जिनके पास, क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर 4, जिनके पास HIV होते हैं। जन्म देने वाले माता पिता के लिए स्तनपान की सिफारिश नहीं की जाती है, जिनके पास HIV रोग होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है पर्यावरणीय, व्यवहारिक और सामाजिक तीनों कारण स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला है, गर्भनाल में कितनी धमनियां होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 2 धमनियां होती है। गर्भनाल में 2 धमनियां होती है। शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा का क्या अर्थ है? शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। इनमें से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे, इनमें से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट। निम्न में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है एक बच्चा। डिंब को बाह्य रूप से निषेचित किया जाता है और उसके बाद गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है एक बच्चा, डिंब को बाह्य रूप से निषेचित किया जाता है और उसके बाद गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। अगला प्रश्न है, एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से भ्रूण की विभिन्न बीमारियों का पता लगाने के लिए भ्रूण कोशिकाओं का कौन सा परीक्षण किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, कैरियोटाइप परीक्षण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में जन्म नियंत्रण कार्यक्रम की सफलता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लोगों द्वारा उपरोक्त की स्वीकार्यता।
उपरोक्त मतलब हो गया ऊपर में जो भी ट्यूबेक्टोमी है, गर्भ निरोधकों का उपयोग, ट्यूबेक्टोमी और पुरुष नसबंदी, यह तीनों लोगों द्वारा स्वीकार्यता होगा तो जनसंख्या वृद्धि को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका परीक्षण एमनियोसेंटेसिस तकनीकी द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भ्रूण में गुणसूत्र संबंधी असामान्यताएं और भ्रूण में जैव रासायनिक असामान्यताएं। तीसरा है भ्रूण में चपाचपई की त्रुटियां। इन तीनों का इस तकनीक द्वारा परीक्षण किया जाता है तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे, शिशु को प्रसूति गृह में कहाँ रखा जाना चाहिए? शिशु को प्रसूति गृह में कहाँ रखा जाना चाहिए? तो इसका उत्तर है माँ के साथ वहीं संलग्न बिस्तर पर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला है, एमनियोटिक द्रव से कोशिकाओं की जांच करके भ्रूण के लिंग का निर्धारण किया जा सकता है। तो बर निकाय, एमनियोटिक द्रव से कोशिकाओं की जांच करके भ्रूण के लिंग का निर्धारण किया जा सकता है, यह बर निकाय इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला है, योनि डायाफ्राम की क्रिया है। योनि डायाफ्राम की क्रिया है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शुक्राणु को अंडाणु के संपर्क में आने से रोकें। योनि डायाफ्राम की क्रिया है शुक्राणु को अंडाणु के संपर्क में आने से रोकें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जन्म नियंत्रण का विधि है? निम्नलिखित में से कौन जन्म नियंत्रण की विधि है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 IUD। अगला प्रश्न है, गर्भ निरोधक की क्रिया है। गर्भ निरोधक की क्रिया कौन सा होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 केवल ओव्यूलेशन और निषेचन की रोकथाम। गर्भ निरोधक की क्रिया है केवल ओव्यूलेशन और निषेचन की रोकथाम। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला है, एक ANM प्रसव पूर्ण माताओं के एक समूह के लिए संतुलित आहार के बारे में एक शिक्षण सत्र की योजना बना रही है। ANM किस प्रकार की जानकारी प्रदान करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य का अनुरक्षण और संवर्धन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे, एक वयस्क के लिए दैनिक आयरन की आवश्यकता कितनी होती है? एक वयस्क के लिए दैनिक आयरन की आवश्यकता कितनी होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 60 से 120 mcg। अगला प्रश्न है, एक बेहोश व्यक्ति का वायुमार्ग आपको किस प्रकार खोलना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिर झुकाकर और ठोड़ी उठाकर एक बेहोश व्यक्ति का वायुमार्ग खोलना चाहिए। अगला है, सिस्टिक फाइब्रोसिस और हेमोफीलिया किसके उदाहरण हैं? सिस्टिक फाइब्रोसिस और हेमोफीलिया किसके उदाहरण हैं? तो इसका उत्तर है वंशानुगत रोग के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कई देशों में MTP को वैध बनाने की बहस का कारण नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्थिक मुद्दे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा MTP के उपयोग पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 अवैध कन्या भ्रूण हत्या। भारत सरकार द्वारा MTP के उपयोग पर अवैध कन्या भ्रूण हत्या प्रतिबंध लगाया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा MTP के उपयोग का सही कारण नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कन्या भ्रूण हत्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विभिन्न रोगजनक सूक्ष्मजीवों के कारण होता है? तो इसमें देखेंगे हम लोग कौन सा रोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संक्रामक रोग। अधिक विविधता की उत्पत्ति को संभव बनाता है। अधिक विविधता की उत्पत्ति को संभव कौन बनाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लैंगिक प्रजनन। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है।
अगला है नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नियोनेटोलॉजी। योनि डैश की ओर जाती है। योनि डैश की ओर जाती है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाती है। बीमारियों को किसके द्वारा रोका जा सकता है? बीमारियों को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 अच्छे पोषण मूल्य वाला भोजन करने से बीमारियों को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है एड्स, सामान्य सर्दी, डेंगू बुखार और इन्फ्लुएंजा किसके उदाहरण हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संक्रामक रोग के उदाहरण हैं। एड्स, सामान्य सर्दी, डेंगू बुखार और इन्फ्लुएंजा संक्रामक रोग के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हमारे भोजन में किसकी मात्रा सबसे कम होनी चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 वसा की मात्रा सबसे कम होनी चाहिए। अगला है ज़्यादा शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति के भोजन में किस पोषक तत्व की मात्रा अधिक होना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व की मात्रा अधिक होना चाहिए। आगे देखेंगे मानव शरीर की पेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पेशियां युगल में काम करती है। यह कथन हमारा गलत है। पेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, यह सही है। सिकुड़ने पर पेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है, यह भी सही है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है आप कैसे बता सकती हैं कि स्तनपान के दौरान आपके बच्चे को पर्याप्त दूध मिल रहा है या नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। आपका बच्चा एक दिन में कम से कम 6 डायपर गीले करता है। दूसरा, आपका शिशु प्रतिदिन कई बार मल त्याग करता है। तीसरा, आपके बच्चे का वजन लगातार बढ़ता है। इन तीनों चीज़ों से हम लोग बता सकते हैं कि आपके बच्चे का पर्याप्त दूध मिल रहा है या नहीं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। यह किसके द्वारा की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पियाजे द्वारा की गई। पियाजे द्वारा बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। अगला है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY के लाभ निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आवश्यक होने पर सभी सार्वजनिक एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा का उपलब्ध होना, यह भी होगा। और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य अनुरक्षण सेवाओं तक नकदी रहित और कागज रहित अभिगम, यह भी होगा। पूर्व विद्यमान रोग इसमें शामिल नहीं है, यह नहीं होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केवल A और B। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम वर्ष 1953 में शुरू किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम जो है यह 1953 में शुरू किया गया। NRHM की जननी सुरक्षा योजना का लक्ष्य क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। NRHM की जननी सुरक्षा योजना का लक्ष्य मातृ मृत्यु दर में कमी लाना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। भारतीय कानून के अनुसार किसी कारखाने में रोजगार के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 न्यूनतम आयु 14 वर्ष है। बच्चों में अंडरवेट में किस चीज़ को शामिल किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 ऊंचाई को शामिल किया जाता है। बच्चों में अंडरवेट में ऊंचाई को शामिल किया जाता है।
अगला प्रश्न है, संतुलित आहार से प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 50 से 60% भाग। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटीन से होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है? प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शरीर का निर्माण करने वाला प्रोटीन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, ऊंट मरुस्थल में बिना पानी कुछ दिनों तक रह लेता है, ऐसा करने के पीछे क्या कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने कुबर में जमा वसा का प्रयोग करके। इसका उत्तर हो जाएगा अपने कुबर में जमा वसा का प्रयोग करके ऊंट बहुत दिन तक पानी नहीं पी के रहता है। अगला प्रश्न है, CHC के संदर्भ में सत्य कथन को पहचानिए। CHC के संदर्भ में सत्य कथन को पहचानिए। तो पहला कथन है, CHC एक प्रकार का स्वास्थ्य केंद्र होता है। यह हमारा सत्य कथन है। इस केंद्र के तहत लोगों को पारिवारिक स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध होती है। यह भी हमारा सत्य है। CHC के माध्यम से उन सभी लोगों को बेहतर इलाज की सुविधाएं प्रदान की जाती है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो। यह भी कथन हमारा सत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सोयाबीन में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। एंजाइम मूल रूप से इनमें से क्या होता है? तो एंजाइम मूल रूप से एक प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होता है? इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, विटामिन बी। गर्भधारण के कितने सप्ताह बाद भ्रूण काल शुरू होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 8 सप्ताह बाद। गुड़ में पाया जाने वाला मुख्य पोषक तत्व क्या है? गुड़ में पाया जाने वाला मुख्य पोषक तत्व क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आयरन। अगला है, फूड गाइड पिरामिड क्या प्रदर्शित करता है? फूड गाइड पिरामिड क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रतिदिन खाए जाने वाले अलग अलग खाद्य पदार्थ की मात्रा। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं उस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखेंगे, शुक्राणुनाशक क्रीम, जेली, फोम और योनि गोलियों का उपयोग आमतौर पर किसके लिए गर्भ निरोधक की बाधा विधियों के साथ किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उनकी गर्भ निरोधक दक्षता। अगला है, मासिक धर्म चक्र के किस बिंदु पर एक महिला सबसे अधिक फर्टाइल होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पहले से छठे दिन के अंदर इस बिंदु पर महिला सबसे अधिक फर्टाइल होती है। कोलोस्ट्रम क्या है? कोलोस्ट्रम शुरुआती कुछ दिनों का दूध है। अगला है, MTP का प्राथमिक उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को क्या करना है? तो इसका उत्तर है रोकना है। MTP का प्राथमिक उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को रोकना है। अगला है, गर्भावस्था की किस अवधि में MTP सबसे सुरक्षित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पहली तिमाही में MTP सबसे सुरक्षित है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ वयस्क महिला की गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन के लिए निम्नलिखित में से किसकी सहमति अनिवार्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महिला और उसके ससुराल वालों की
सहमति अनिवार्य है। अगला है निम्नलिखित में से कौन वृहत पोषक तत्व नहीं है? तो इसका उत्तर है विटामिन जो है यह वृहत पोषक तत्व नहीं है। आगे देखेंगे बच्चों को पेसिफायर कब देना चाहिए? बच्चों को पेसिफायर कब देना चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, जब बच्चा बिल्कुल ही शांत ना हो तब। त्वचा के कुल शुष्क भार का 75% भाग क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोलेजन होता है। त्वचा के कुल शुष्क भार का 75% भाग कोलेजन होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। स्तनपान करने वाले बच्चों के होने की संभावना कम होती है। स्तनपान करने वाले बच्चों को क्या होने की संभावना कम होती है? तो डायरिया, कान संक्रमण और निमोनिया तीनों होने की संभावना कम होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है सर्वाइकल कैंसर से सबसे अधिक जुड़ा हुआ ह्यूमन पैपुलोमा वायरस कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, HPV 16। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, वसा। बच्चों में सीसा विषाक्तता का इलाज किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सक्सीमर द्वारा किया जाता है। अगला है थर्मामीटर की खोज किसके द्वारा की गई थी? थर्मामीटर की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, फ़ारेनहाइट के द्वारा की गई थी। नर्स के कौन से कार्य हैं? नर्स के कौन से कार्य हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा संसाधन वितरण में और न्यायिक कार्यों में नर्स का कार्य है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है, दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न है नर्स के असंगत कार्यों को इंगित कीजिए। नर्स के असंगत कार्यों को इंगित कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वह पेशेवर विकास के कार्य नहीं करती है। यह कार्य जो है यह असंगत है, बाकी वह सांगठनिक कार्यों में मदद करती है, यह संगत है। वह अनुसंधान को बढ़ावा देती है, यह भी संगत कार्य है। और वह प्रबंधन के कार्य करती हैं, यह भी संगत है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही उत्तर होगा, यह कार्य असंगत है। अगला प्रश्न है जेरोस्टोमिया का अर्थ क्या है? जेरोस्टोमिया का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है शुष्क मुंह। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और कूप उत्तेजक हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि में होता है। प्लेसेंटा प्रीविया शब्द क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया शब्द क्या है? तो यह प्रारंभिक अपरा निष्कासन है। प्लेसेंटा प्रीविया शब्द प्रारंभिक अपरा निष्कासन है। अगला प्रश्न है गर्भाशय चक्र में किस चरण में प्रजनन होता है? गर्भाशय चक्र में किस चक्र में प्रजनन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गर्भाशय के तुरंत बाद। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भोजन को कितने आधारीय खाद्य समूह में विभाजित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5। अगला प्रश्न है स्तनपान के दौरान आपको इनमें से कौन सी दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यदि आपने अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से जांच नहीं कराई है तो उपरोक्त सभी जन्म नियंत्रण गोलियां, शीत उपचार और दर्द निवारक सभी जो हैं इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है कैंसर के उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोबाल्ट 60, सीजियम 137 और आयोडीन 125 तीनों है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सभी दोष मार्फन सिंड्रोम से आंशिक रूप से जुड़े हुए हैं सिवाय किसके? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पेक्टस विकृति, सिवाय पेक्टस विकृति के। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा।
आगे देखेंगे, उम्र बढ़ने के साथ होने वाली क्रमिक संवेदी श्रवण हानि का किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रेसबाइक्यूसिस के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोस्टेट कैंसर के निदान के लिए एक नैदानिक परीक्षण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। डिजिटल रेक्टल परीक्षा, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड और PSA प्रोस्टेट विशिष्ट एंटीजन उपरोक्त। यह तीनों का परीक्षण किया जाता है। प्रोस्टेट कैंसर के निदान के लिए इन तीनों का नैदानिक परीक्षण होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पुरुष में टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन होता है। पुरुष में टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन कब होता है? यौवन पर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। अगला प्रश्न है, आशा का विस्तार रूप क्या है? आशा का विस्तार रूप क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटिस्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को संक्षेप में किस नाम से जानते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आशा के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? तो देख लीजिए, खनिज लवण, विटामिन, आहारी रेशे। तो इसमें से बताना है कि कौन से भोजन पोषक तत्वों में सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया हुआ है, तो बताइए। तो इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, लंब पतले ढीले लोग निम्नलिखित किस दोष से आंशिक रूप से जुड़े हुए होते हैं? लंबे, पतले और ढीले लोग निम्नलिखित में से किस दोष से आंशिक रूप से जुड़े होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मार्फन सिंड्रोम से जुड़े होते हैं। HIV फर्स्ट रेट्रोवायरस के परिवारों में से एक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लेंट वायरस। अगला है इचिनोकोकस। इचिनोकोकस के सिस्ट सबसे अधिक कहाँ देखे जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लीवर में देखे जाते हैं। किस SDG में स्वास्थ्य की चर्चा की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 SDG 3 में स्वास्थ्य की चर्चा की गई है। अगला है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मूर्त संक्रियात्मक व्यवस्था। अगला प्रश्न है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वस्तु स्थायित्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग गैर संचारी रोगों का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कैंसर, मधुमेह और उच्च रक्तचाप। तीनों जो है यह गैर संचारी रोगों का उदाहरण है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अल्जाइमर और ऑस्टियोपोरोसिस किसके उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और दूसरा ऑप्शन में क्या है? अपक्षयी रोग। अल्जाइमर और ऑस्टियोपोरोसिस अपक्षयी रोग के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। नीति आयोग के मुताबिक वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर जिला योजना समिति के अनुमोदन के बाद कितनी जनसंख्या पर एक PHC की स्थापना होगी? तो इसका उत्तर है 30,000 की जनसंख्या पर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 2018 में आयुष्मान भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रसव पीड़ा शिशु के लिए कैसी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अच्छी होती है।
प्रसव पीड़ा शिशु के लिए अच्छी होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, महिलाओं का स्वास्थ्य सुधारने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? महिलाओं का स्वास्थ्य सुधारने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर है फैशन की और उपचार की। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। 1 और 2 दोनों। स्वस्थ रहने वाली महिला किस चीज़ को महसूस करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सक्रियता को महसूस करती है, सृजनशीलता और समझदारी तीनों को महसूस करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिशु के मासिक संतुलित आहार के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। शिशुओं को स्तन्य आहार देने से संक्रमणों का खतरा कम हो जाता है, यह हमारा सत्य कथन है। इससे माता शिशु का निकट संपर्क स्थापित होता है, मतलब बॉन्डिंग हो जाता है, तथा माता शिशु का बंधन सुदृढ़ हो जाता है, यह भी सही है। जनन क्षमता पर नियंत्रण द्वारा संतति अंतराल को बढ़ावा मिलता है, यह भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे, वृद्धजन के कैलोरी आवश्यकता के बारे में असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन कौन सा है? तो उन्हें प्रतिदिन 30 कैलोरी की आवश्यकता होती है, यह भी असत्य है। उनकी मांसपेशियां कम ऊर्जा जरूरत महसूस करती है, यह भी गलत है। उनका मानसिक विकास कम होता है, यह भी गलत है। वृद्धजन के कैलोरी आवश्यकता के बारे में यह तीनों कथन गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सामान्य प्रसव के बाद स्तनपान निम्नलिखित समय में शुरू किया जाना चाहिए। तो इसका उत्तर है सामान्य प्रसव के बाद स्तनपान 1 घंटा के भीतर शुरू करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 पट्टी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, जन्म के बाद शरीर द्वारा निर्मित दूध में क्या होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 प्रतिरक्षी गुण होता है, पोषक गुण होता है और कोलेस्ट्रॉल होता है। जन्म के बाद शरीर द्वारा निर्मित दूध में यह तीनों होता है। ऑप्शन नंबर 1 2 3। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से सभी। और हमारा अंतिम प्रश्न है, कितने घंटे के अंतराल पर स्तनपान कराना चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 2 से 3 घंटे के अंतराल पर स्तनपान कराना चाहिए। तो वीडियो समाप्त करते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आप लोग नए लोग हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।